तो कहते हैं आज के मुख्य आकर्षण यानी समारोह के दूल्हा तो हमारे भाई डॉक्टर दीपक शर्मा जी ही हैं। उनसे, उनके मुख से सुना जाए ये किताब क्यों लिखी, कैसे लिखी, को किस चीज़ ने उन्हें प्रेरित किया, किन बिंदुओं ने उनके दिमाग में हलचल पैदा की, और कुछ अपनी कविताएं गजलें सुनाएं। आप अभिनंदन करें जोरदार तालियों से डॉक्टर। सबका अभिनंदन करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि हूँ मृष्टोपदस्या गुरोश शुक्रासन राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम सर्वे ग्रह सुरमा भवन्तु। शुरू करता हूँ मैं। सभी अपना सफ़र अगर मैं देखूँ तो आप जितने लोग बैठे हैं सब मेरे ही उसके साक्षी हैं। मेरे को पैरों से चलते हुए देख के दौड़ने तक के आप गवाह हैं। मैंने कैसे लिखा, कहाँ लिखा, ये मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरा सारा संकलन मेरी वाइफ का किया हुआ है। मैं लिखता रहा, वो इकट्ठा करती रही और किताबें बनती रही। जलते हुए चिराग भी उसी कड़ी का एक जो है हिस्सा है। सामाजिक कवि आप मुझे कह सकते हैं, और मैंने जितना भी लिखा है वो समाज के लिए ही लिखा है और समाज ने जो दिया है वो लिखा है। शाहिर लुधियानवी ने एक शेर कहा था कि दुनिया ने तजुर्बा तो हवादिश की शक्ल में जो कुछ दिया है तुमको लौटा रहा हूँ मैं। मतलब जो भी आपने मुझे दिया है उसी तजुर्बे को मैंने शब्दों में डाला है। इसी कड़ी में एक गजल का शेर है कि सामने कुछ पीछे कुछ और कहा करते हैं, इस शहर में बहरूबी रहा करते हैं। किसी तरह बस अपना भला हो जाए, किसी तरह बस अपना भला हो जाए, इसी वजह लोग औरों का बुरा करते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ और कहा करते हैं। एक शेर कि जिनके बस में नहीं होता बुलंदियां छूना, जिनके बस में नहीं होता बुलंदियां छूना, फिक्रे औरों की फतह पे वो कसा करते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ और कहा करते हैं। बहुत खूब दीपक भाई, वाह। पॉजिटिविटी जो है हमारे जीवन में हमेशा रहनी चाहिए। नकारात्मक की कोई जगह नहीं है, नेगेटिव एनर्जी की कोई जगह नहीं है। कि रोशनी जितना दबाओगे और बाहर आएगी, रोशनी जितना दबाओगे और बाहर आएगी। कहीं हाथों के घेरों से समंदर रुका करते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ और कहा करते हैं, इस शहर में बहरूपी रहा करते हैं। मैं मंच पर बैठे माता चित्रा मुदगल जी का बहुत आभारी हूँ। बचपन जैसे बच्चों को पालते हैं ऐसे इन्होंने मेरे साहित्य को पाला है और मुझे जो है आशीर्वाद दिया। इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आज मंच पर उपस्थित हैं, मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। आदरणीय इंद्रेश जी पितातुल्य हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, चरण स्पर्श करते हुए धन्यवाद देता हूं कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में से मेरे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल चड्डा जी मेरे पितातुल्य हैं, मेंटर हैं। उनका एक बात है जो कि सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि आदमी की जिंदगी सितारे की तरह होती है, उसका एक कोना बिगड़ जाता है तो जिंदगी खराब हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। और चाहे वो परिवार हो, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, कि वो उसके कोने हैं, एक भी बिगड़ा आप खत्म। तो बैलेंस इन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, उनका कहना है और मैं इसको आत्मसात करके चलता हूँ। गुरु मंत्र है, लेके चलता हूँ। भाई विवेक गौतम जी, डॉक्टर विवेक गौतम मेरी पहली किताब से आज तक अपना आशीर्वाद मंच के संचालन में देते रहे और बहुत ऊंचे दर्जे के कवि हैं। हम उनको साथ में बैठे हैं, ये मेरी जो है बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर अमरनाथ अमर जी के बारे में क्या कहूँ कि दूरदर्शन पे जितने प्रोग्राम उन्होंने पत्रिका में और कवि सम्मेलन में मुझे दिए और मुझे भागीदारी कराई, जिससे मुझे पहचान मिली और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा एक कवि के रूप में। भाई हैं मेरे बड़े, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन किसी भी गलती को हम जो है हाईलाइट ना करें,
और उसकी पॉजिटिविटी देखें कि इस आदमी के अंदर अच्छाई क्या है। मेरी खामियां ना देख, मुझ में अच्छाइयां तलाश। मेरी खामियां ना देख, मुझ में अच्छाइयां तलाश। मैं बुरा ही सही, तू तो अच्छा इंसान बन जा। और तेरा सवाल है, अगर मुझ में कोई अच्छाई नहीं, तेरा सवाल है अगर मुझ में कोई अच्छाई नहीं, तो मुझे शैतान कह दे और खुद भगवान बन जा। पर कतरना हुनर तेरा, ऊंचा उड़ना मेरी फितरत। पर कतरना हुनर तेरा, ऊंचा उड़ना मेरी फितरत। काम मेरा आसान है तो तू उड़ान बन जा। मेरे खामियां ना देख, मुझ में अच्छाइयां तलाश। जीना चाहिए, क्योंकि मन में रखी बात आपको भी परेशान करेगी, दूसरे को भी परेशान करेगी, और आप मानसिक रोगी हो जाएंगे। तो साफ कहो सुखी रहो, पुरानी कहावत है कि जब भी कोई बात डंके पे कही जाती है, न जाने क्यों जमाने को अखर जाती है। और झूठ कहते हैं तो मुजरिम करार देते हैं, झूठ कहते हैं तो मुजरिम करार देते हैं, सच कहते हैं तो बगावत की बू आती है। जब भी कोई बात डंके पे कही जाती है। अम्मा मुझे चांद नहीं, एक रोटी चाहिए। शेर सुने कि अम्मा मुझे चांद नहीं, एक रोटी चाहिए। बिटिया गरीब की रह रह के बुदबुदाती है। जब भी कोई बात डंके पे कही जाती है, न जाने क्यों जमाने को खर जाती है। और इधर सो गई थककर फुटपाथ पर मेहनत। इधर सो गई थककर फुटपाथ पर मेहनत, उधर नींद की खातिर हवेली तिल मिलाती है। जब भी कोई बात डंके पे कही जाती है, न जाने क्यों जमाने को अखर जाती है। झूठ कहते हैं तो मुजरिम करार देते हैं, सच कहते हैं तो बगावत की बू आती है। बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको अपने जीवन में बड़ों से सीखनी चाहिए और उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है कि अपने ही संबंध के लोग आपको पीछे धकेल देते हैं और जब जरूरत होती है तो आपके सामने नहीं आते। तो दिए घर के ही जब मुंह छिपाने लगे, दिए घर के ही जब मुंह छिपाने लगे, गैर हाथों में लिए क्षमा राह दिखाने लगे। दिए घर के ही जब मुंह छिपाने लगे, गैर हाथों में लिए क्षमा राह दिखाने लगे। गर्दिशें आई तो एक जुमला दोस्तों ने कहा, गर्दिशें आई तो एक जुमला दोस्तों ने कहा, चलो अब की दफा तो होश ठिकाने लगे। हम इस पीढ़ी में एहसान फरामोश हो गए हैं। हम कोई हमारे ऊपर उपकार कर देता है तो उसका कर्तव्य समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी बनती है तो करना ही था इसको, चाहे वो दोस्त हो चाहे माँ बाप हो। बच्चे तो खूब पढ़कर असरदार हो गए, बच्चे तो खूब पढ़कर असरदार हो गए, पर माँ बाप परवरिश में कर्जदार हो गए। इंसान को नहीं इंसान समझ रहे हैं वो, उनको गुमा है वो परवरदिगार हो गए। बच्चे तो खूब पढ़कर असरदार हो गए और अगर करें तो आखिर करें किससे, सारे गुनाह का मरकज दरबार हो गए। सारे गुनाह का दरकज जो हाथ में लेकर मशाल चलता रहा, जो हाथ में लेकर, हाँ, वो हमेशा जो है अंधेरे में रहता है। आपने देखा भी होगा कि जो आप किसको रोशनी दिखाएगा, टॉर्च दिखाएगा, वो खुद अंधेरे में रहेगा, दूसरे को जो है रोशनी दिखाएगा। ठीक है, हमें ये जितने बैठे हैं ये सारे के, तो इनका आशीर्वाद पूरी सभा को मिले, इसी कामना के साथ में कि बहुत जल्दी हम दोबारा मिलें। आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई डॉक्टर दीपक शर्मा जी। आपने बड़े मन से अपने कुछ लिखे हुए अशार सुनाए और मन को छू गए। और
तो दीपक भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो हम आंखों और कविताओं का दोनों का आनंद ले रहे हैं और मैं ऐसे लगता है जैसे ज्ञान वर्षा हो रही हो। तो मैं अनुरोध करता हूं मैं बहुत क्या कहूँ, कहना बड़ी मुश्किल का वक्त है मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत पेरेंट बहुत प्यार देती हूँ इसको, बच्चे को, और मैं ठीक हो जाऊँगी कुछ दिनों के बाद। जब मैं ठीक हो सकूँगी तो मैं उसको कहानी बराबर पढ़ करके उसे बता सकूँगी, बहुत कर सकूँगी, बता सकूँगी। और यहाँ सब खड़े हैं बहन। धन्यवाद माता जी। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विवेक वतन जी से कि 2 शब्द और एक छोटी सी कविता भी सुना दे। पेश है भाई डॉक्टर दीपक शर्मा जी का। मुझे वो दिन याद है, त्रिवेणी सभागार, और उसमें आपकी कृति का लोकार्पण, डॉक्टर अमरनाथ अमर। अच्छा, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मेरी किताब आई थी गांधी का चौथा बंदर। तो गांधी का चौथा बंदर का लोकार्पण हुआ तो मैंने बहुत आदरणीय हमारे, जिनका आशीर्वाद मैं भी लेता रहा हूँ, दीपक जी भी लेते रहे, बड़े भाई अमरनाथ जी, उनसे अनुरोध किया कि इसका संचालन आप करें। तो आप देखिए इनका बड़प्पन देखिए, जो हर जगह मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष क्या क्या बनते रहे दूरदर्शन में, और उन्होंने स्वीकार किया और संचालन किया। और एक बार और मुझे आता है, मेरी किताब कालजयी शब्द का जब लोकार्पण हो रहा था तो डॉक्टर हरीश नवल, जो इस समय अमेरिका में हैं और हिंदू कॉलेज में पढ़ाते रहे अनेक वर्षों तक, उन्होंने संचालन किया और डॉक्टर साहब की टीम वहाँ थी। तो मैं इस मामले में दीपक की तरह अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों ने, सुरेश वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व हमारे दिल्ली, जो मेरी पहली किताब थी समय की शतरंज 1997 में, सुरेश वाजपेयी जी ने उसका लोकार्पण किया था। तो जलते हुए चिराग के लिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ दीपक जी को। और जैसा उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ा सा इस किताब के बारे में मैंने उस तरीके से तो नहीं विचार किया, क्योंकि मुझे लग रहा था संचालन ही करना है केवल। तो अब इसमें से मुझे लगता है 1-2 गज़ल मैं पढ़ दूं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो चेहरों से मुजरिम फरेबी दिखाई देते हैं, पढ़ी तो नहीं दीपक जी आपने ये? क्योंकि जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज मंच पर होती है, शख्सियत होती है, तो उस समय क्या चलता रहता है दिमाग में, अनिल सर, कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि इंद्रेश जी के हम अखबारों में ही देखा करते थे, चैनल्स पे देखा करते थे, आज साक्षात उनके दर्शन हुए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में दूर से देखा है, तो आज अलग अनुभव है थोड़ा सा। मानवटी जी विराजमान है, माननीय। जो चेहरों से मुजरिम फरेबी दिखाई देते हैं, लोग ऐसे मसीहा बनकर हमें रहनुमाई देते हैं। जो चेहरों से मुजरिम फरेबी दिखाई देते हैं, लोग ऐसे मसीहा बनकर हमें रहनुमाई देते हैं। अपनी आवाज़ ही सुनने को तरस गया हूँ मैं, अपनी आवाज़ ही सुनने को तरस गया हूँ मैं। जहाँ भी जाइए वहाँ साहिब सुनाई देते हैं। अपनी ही आवाज़ सुनने को तरस गया हूँ मैं, जहाँ भी जाइए वहाँ साहिब सुनाई देते हैं। और जिन्हें जेलों में होना था वो कानून बनाते हैं, जिन्हें जेलों में होना था वही कानून बनाते हैं। खुद कानून मानते नहीं पर कस्में दुहाई देते हैं, खुद कानून मानते नहीं पर कस्में दुहाई देते हैं। अगर आज के हालात में आप देखें माननीय, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है जो आज हुआ है। यानी कल रात को पत्रकार बन के 3 बच्चों ने जो आतंक का पर्याय थे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, आज वो लोग जो उनका अंजाम हुआ है, होना था, होना चाहिए भी। और निश्चित रूप से
सरकार तो सरकार होती है, जो चाहे वो करे। और हमारे माननीय इंद्रेश जी ने तो बर्दाश्त किया है ऐसी सरकारों को, और अपने जिसे कहते हैं एक तरह से लोहो व्यक्तित्व से उनको परास्त किया है। तो ऐसे माननीय जो हमारे समक्ष हों, तो सरकारों ने दिखाया है, और कहीं ना कहीं इनका पीछे फोर्स है, शक्ति है, वर्किंग फोर्स है इंद्रेश जी जैसे व्यक्तित्वों की, जो आज की पीढ़ी को ये हिम्मत दे रही है कि भाई आप खड़े हों और हम तुम्हारे पीछे हैं। तो निश्चित रूप से वंदनीय व्यक्तित्व आज हमारे बीच में तमाम, जिन्हें जेलों में होना था वही कानून बनाते हैं, खुद कानून मानते नहीं पर कस्में दुहाई देते हैं। गजब जादू है खादी में, इसे जो भी पहन लेता है। गजब जादू है खादी में, इसे जो भी पहन लेता है। पैर छूते हैं अफसर, सलामियां सिपाही देते हैं। पैर छूते हैं अफसर, सलामियां सिपाही देते हैं। और कुर्सी क्या मिली, कमले सभी हो गए कामिल। कुर्सी क्या मिली, कमले सभी हो गए कामिल। और पुड़िया जो बांधते थे अब मर्ज की दवाई देते हैं। दीपक को दोष मत दो, ये गलती तुम्हारी है। दीपक को दोष मत दो, ये गलती तुम्हारी है। जेबों से आगजनी को लोग दिया सलाई देते हैं। जेबों से आगजनी को लोग दिया सलाई देते हैं। आप देखें कितनी दिया सलाई इस समय जल रही है, आप चैनल खोल कर देखें, दिया सलाइयाँ ही दिया सलाइयाँ इस देश में। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ दिया सलाइयाँ हैं, लेकिन आज उनकी लौ, उनकी रोशनी बहुत मध्यम है। बस कसमसा कर बुझने से पहले जो जलने वाली स्थिति है वो चल रही है। तो दीपक जी आपने बहुत बेहतरीन लिखा है, और गौर साहब ने एक आदेश किया कि मैं एक कविता, क्योंकि 2-3 बार पिता की बात आई, पिता तुल्य माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, पिता तुल्य अनिल चड्ढा जी, और इधर पिता तुल्य गौर साहब बैठे हैं, मित्तल जी बैठे हैं, और तमाम लोग आप बैठे हुए हैं। तो पिता के ऊपर मैं एक अपनी कविता दीपक जी सुना दूं जैसा उन्होंने कहा। अच्छा, मैं आदरणीय के बारे में बता रहा था, समय थोड़ा सा है, मुझे लगता है कि जब आप सचिव थे तो मैं बिल्कुल युवा था, मतलब बहुत छोटा रहा हूँ। कृष्णनगर में आज भी वो मेरे पास तस्वीर है, गौर साहब बैठे हुए सुन रहे हैं। रामायण मेला करवाया तो पिताजी ने 4 छंदों में पूरी रामायण लिखी, ब्रज भाषा में। वो 4 छंद आज भी मेरे पास है, पूरी रामायण। और तब मुझे याद है 1995 या 93 की बात होगी, तो मुझे 1100 रुपये का पुरस्कार उस समय मिला था। और सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आपने करवाया था तो उसमें मुझे 1100 रुपये का पुरस्कार मिला दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो ये सब इनकी वजह से हुआ। अच्छे लोग जब बैठते हैं कुर्सियों पर तो चारों तरफ अच्छा वातावरण होता है। तो मैं नमन करता हूँ। और एक कविता कि पिताजी हर महीने खुशियाँ खरीद लाते थे। पिताजी हर महीने खुशियाँ खरीद लाते थे मिट्टी के 2 कुल्हड़ों में। पिताजी हर महीने खुशियाँ खरीद लाते थे मिट्टी के 2 कुल्हड़ों में। जैसा मन वैसे ही सफ़ेद रसगुल्ले लाते थे दोनों हाथों में। जैसा मन वैसे ही सफ़ेद रसगुल्ले लाते थे दोनों हाथों में। आत्माओं में पड़ जाती थी ठंडक। ब्रज के हम आत्मा माने, हमारी आत्मा यहाँ, ये तो है ही आत्मा। आत्माओं में पड़ जाती थी ठंडक। अकेले कमाते थे, अकेले कमाते थे, साथ का परिवार रिश्तेदार भी खूब आते थे और रह कर जाते थे। अकेले कमाते थे, साथ का परिवार रिश्तेदार भी खूब आते थे और रह कर जाते थे। तब पहली तारीख महीने में सिर्फ एक बार ही आती थी। तब पहली तारीख महीने में सिर्फ एक बार ही आती थी। अब सब कमाते हैं, घर में ढेरों रुपए आते हैं, पर पहली तारीख नहीं आती। अब सब कमाते हैं, घर में ढेरों रुपए आते हैं, पर पहली तारीख नहीं आती। ना ही आते हैं वो रसगुल्ले। अब हर रोज सिर्फ शाम आती है, फिर रात, और फिर अपने अपने कमरे, पर नींद नहीं आती। लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं नींदें। लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं नींदें। तो लीजिए, हमारे बीच में एक और पर्सनैलिटी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी उपस्थित हो गए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा, आर्थिक मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं आप, और अनेक समितियों में भारत सरकार की आपने अपना योगदान दिया है, काम किया है। और हमेशा से समाज, वंचित वर्ग, दलित वर्ग, उनकी चेतना, उनकी उन्नति के लिए काम करने वाले हमारे आदरणीय अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। अग्रवाल जी का अभिनंदन करेंगे। हाँ, मैं श्वेता जी से, भाभी जी से और
डॉक्टर दीपक शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ, उनका अभिनंदन करें, शॉल उड़ाकर, स्तबक भेंट कर और उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सर प्लीज। मैं बताता चलूं आपको, माननीय श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी राजनीतिक पक्षों पर, मुद्दों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के माननीय सदस्य भी हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी एक आर्थिक चिंतक और लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपके लेख समय समय पर अनेक आर्थिक पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। अनेक कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में भी आपको आमंत्रित किया जाता रहा है संबोधनों हेतु। आप भारत सरकार के थिंक टैंक में से एक, भारत सरकार की ओर से आप अनेक संस्थानों में निदेशक भी रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ और शानदार व्यक्तित्व के स्वामी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको अपने मध्य पाकर हम गौरवान्वित हैं। कर रहे थे उनके संबोधन के लिए, लेकिन वो 2 मिनट लेंगे। उससे पहले मैं एक राष्ट्र के प्रति 4 पंक्तियां चरणों में निवेदित करता हूं। दीपक भाई, आप भी मेरे साथ कह सकते हैं, सिंपल सी आवाज में मैं कहूंगा, राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र के लिए करो प्राण अर्पण। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र के लिए करो प्राण अर्पण। लेखनी में रक्त भर तुम समय के वक्ष पर, लेखनी में रक्त भर तुम समय के वक्ष पर, शौर्य साधना के करोगी तो का सृजन, शौर्य साधना के करोगी तो का सृजन। राष्ट्र के लिए करो प्राण अर्पण। श्वास श्वास गा उठे, श्वास श्वास गा उठे, गूंज हर दिशा उठे, कंठ कंठ गा उठे वंदे मातरम, कंठ कंठ गा उठे वंदे मातरम। राष्ट्र के लिए करो प्राण अर्पण, राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र के लिए करो प्राण अर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने लिखा था कुछ समय पहले, छोटी सी पंक्तियाँ, और मैंने निवेदित की डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के चरणों में, दीदी के चरणों में, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही विनम्रता के साथ माननीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को, वो आएँ और अपना आशीर्वाद दें। भाई डॉक्टर दीपक शर्मा जी को उनकी किताब पर कुछ कहें। भारत माता की, भारत माता की। मैं पहले थोड़ा क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़ा विलंब हो गया। मैं ग्रेटर नोएडा था, वहां से आते हुए थोड़ा समय लग गया। हमारे आदरणीय इंद्रेश जी, जिनके साथ मेरा तो बचपन बीता है, लेडी हार्डिंग में हम रहते थे, और माननीय इंद्रेश जी वहाँ पे प्रांत प्रचारक थे नई दिल्ली में। इमरजेंसी के टाइम इनका आशीर्वचन, इनका मार्गदर्शन, इनका स्नेह, इनका दिशा निर्देशन सब बचपन से मुझे मिला है। 90 में जब मेरे पिताजी रिटायर हुए थे, तो फिर हम उसके बाद लेडी हार्डिंग में हम कार्यरत थे। उसके बाद से रिटायरमेंट के बाद हम नोएडा में आ गए और नोएडा में ही रह रहे हैं। माननीय इंद्रेश जी का हमें मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिलता रहता है। और यहाँ पर उपस्थित चित्रा मुदगल जी, सूर्य संस्थान में मैं जुड़ा हुआ हूँ, सूर्य संस्थान में, तो वहाँ पे इनके कार्यक्रमों को मैंने सुना है। और दीपक शर्मा जी, जो आज उत्सव मूर्ति के रूप में जिनकी पुस्तक का यहाँ पे आज विमोचन हो रहा है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं कोई बहुत बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं आर्थिक विषय देखता हूँ, तो मैं 1-2 बातें ज़रूर इस मौके पे, क्योंकि बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ पे बैठे हैं,
तो थोड़ी सी बात अवश्य करूंगा कि जिस तरह से यह जो अमृत महोत्सव हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 75 साल जब हो रहे हैं, ये आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और उस 2047 में जब भारत 100 वर्ष अपनी स्वतंत्रता के पूरे करेगा, तो हम लोग भारत को एक विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, ऐसी सबकी आकांक्षा अपेक्षाएं, खासकर पूरे संघ परिवार की यह आकांक्षा अपेक्षाएं हैं। तो उसमें यह बात जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी का अगर इस बार बजट को भी देखें तो उन्होंने ये कहा है कि इतिहास का तो गौरव होना चाहिए हमारे पास। इतिहास हमारा बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृति के अनुसार वगैरह, लेकिन एक फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन इस 25 साल में प्रधानमंत्री जी का है कि इतिहास के गौरव को लेकर हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं आने वाले समय में। युवाओं को जिस तरह से भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 35 वर्ष से नीचे के 65% जनसंख्या है, तो वह केवल इतिहास के गौरव और उसी के ऊपर आधारित तो नहीं हो सकता, लेकिन फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन के रूप में भी उन्होंने बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट के अंतर्गत और उस बात को भी लेके चले हैं। और उसमें एक बात को मैं रेखांकित करूंगा, डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव तो बहुत है, जिस तरह से पेनिट्रेशन की बात जिस तरह से की है, जन कल्याणकारी योजनाओं को, भ्रष्टाचार को खत्म करने की। दूसरी जो महत्वपूर्ण दो बातें हैं जिसके ऊपर उन्होंने अपना फ्यूचर ओरिएंटेशन रखा है, वह है नॉलेज इकोनॉमी का, नॉलेज बैंक जो भारत का है उसको इकोनॉमिक उसका लीवरेज कैसे करें। इसके ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी के हैं, क्योंकि भारत में जो नॉलेज है, जो संस्कृति का जिस तरह से ज्ञान है, उसको फ्यूचर ओरिएंटेशन करके हम आगे कैसे ले जाएं, इसके ऊपर भी बहुत फोकस है। और दूसरा विषय जो प्रधानमंत्री जी का है वह है कल्चरल इकोनॉमी। भारत, अगर आप G20 का अगर हम देखते हैं कि जिस तरह का इनिशिएटिव इस बार भारत को G20 के इनिशिएटिव में ग्लोबल लीडरशिप का स्थान मिला है, उसमें प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि भारत में आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, इन सब का बहुत बड़ा कंटेंट है। उसको लीवरेज करते हुए हम जब G20 के इनिशिएटिव्स के अंतर्गत जब 1 लाख लोग पूरे विश्व से इस साल अब भारत में आएंगे, उनके सामने जब अपने भारत के इस सारे कंटेंट को, इस सारे महत्वपूर्ण जो योगदान है, जो पूरा है, उसको अगर हम विश्व में रखेंगे तो वह एम्बेसडर की तरह भारत के पूरे इस विषय को पूरे विश्व में ले जाएंगे। और उसके कारण जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म और इन सब का होगा, तो वह भारत की आर्थिक प्रगति को महत्वपूर्ण स्थान देगा। और लास्ट में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज हम देखते हैं कि विश्व में भारत को इतना माना जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, चाहे क्वाड हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे जो SCO का लीडरशिप हो, यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात हो, या ग्लोबल किसी भी इवेंट में यूक्रेन रशिया क्राइसिस हो, भारत की बात को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। वो इसलिए कि विश्व मानता है कि जो आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो आने वाले 1-2 दशक में भारत की तरफ शिफ्ट होगी। तो जो विश्व आज इतना इंटरेस्ट है, चाहे इन्वेस्टमेंट की हम देखें इतनी तरह, वो इसलिए है कि विश्व अब मानता है कि भारत एक अपने आप में आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा सेंटर होगा। और यही चीज़ है विश्व को ड्राइव करती है भारत की लीडरशिप के लिए। और भारत की लीडरशिप भी इसीलिए इस्टेब्लिश होगी कि आर्थिक प्रगति के रूप में भारत महत्वपूर्ण स्थान इस्टेब्लिश करेगा। तो इस सारे काम में जो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, जो संस्थाएं इसमें काम कर रही है, वह सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है उन्हीं सब के कारण एक जो उसी कड़ी में यह पुस्तक भी एक दीपक शर्मा जी की उस कड़ी में एक माला के रूप में उभर के आएगी। तो हम सब उसके लिए इनका बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया और
इतना सम्मान दिया। मैं तो सुनने के लिए आया था। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। और एक और शख्सियत व्यक्तित्व हमारे बीच में है, डॉक्टर संजीव बंसल जी, ग्लोबल डायरेक्टर एमआईटी इंटरनेशनल। मैं चाहूँगा वो मंच के समक्ष आ जाएं और उनके अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए मैं विजय शांडिल्य जी और डॉक्टर अभय सक्सेना जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो माननीय डॉक्टर संजीव बंसल जी का स्वागत करें। विजय शांडिल्य जी और अभय सक्सेना जी। मैं अनुरोध कर रहा हूँ 2 शब्दों के लिए। कृष्ण जी ने कहा, मैं भी श्रोता की हैसियत से आया था और अपने आप को बहुत छुपाकर पीछे बिठाया था, परंतु मुझे लगता नहीं कि दीपक अग्रवाल जी ने, दीपक शर्मा जी ने कैसे मुझे वहाँ से ढूंढ निकाला। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी लोगों से मैं परिचित हूँ। सभी लोगों को, जैसा कृष्ण जी ने कहा, जैसा पहले सभी वक्ताओं ने बोला है, सभी लोगों को मैंने दूर से देखा है और बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है। तो ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं दीपक जी को बहुत समय से जानता हूँ और इनकी अभिव्यक्तियों को बहुत समय से सुनता रहा हूँ। ये बुक तो मैं अभी अब पढ़ नहीं पाया हूँ, देख नहीं पाया हूँ इसको, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, पर मैं इतनी अभी जो कृष्ण जी से, गोपाल कृष्ण जी से पहले जिन्होंने इसको गा के सुनाया, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उसके बाद इस कविता में 4 चांद लग गए। और उसके बाद इस कविता को सुनकर मैं पक्का ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं उनके मन में ये डेफिनेटली उमंग हुई होगी कि हम ये लोग इस बुक को पढ़ें और इसके बाद इसमें इसका आनंद लें। तो मैं सभी लोगों, मैं दीपक जी आपको बहुत बहुत इसके लिए मुबारक देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी ये पुस्तक, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें आएँ और आप हम ही सबका मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव बंसल जी। आपकी शुभकामनाएं निश्चित रूप से फलित होंगी।